बेबाक मुनसिफ में आज बात होगी सियासी जुमलों की, सियासी इल्ज़ामात की, और जिस तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि 2019 में एक बड़ा नारा मिला था या एक बड़ा मुद्दा मिल गया था बीजेपी को, वैसा ही एक बार फिर 2024 में भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। और इस बार मसला है परिवारवाद का। प्राइम मिनिस्टर लगातार जो है वो अपोजिशन पार्टीज के परिवारवाद पर एक तरीके से हमलावर रहते हैं, मगर उसी परिवारवाद का जिक्र करते हुए लालू यादव ने पटना की रैली में जब प्राइम मिनिस्टर पर हमला बोला तो फिर पूरी ही पार्टी यानी बीजेपी के लोग और बड़े बड़े लीडर्स जो हैं और उसमें मरकजी वजीर भी वो सामने आए और उन्होंने कहा कि हम हैं मोदी का परिवार। तो अब सवाल यही उठ रहे हैं कि परिवारवाद जो है असल में है क्या, उसकी परिभाषा क्या है। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा था कि पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ने कैसे बीजेपी के लीडर्स को एक तरीके से उनका बचाव किया था और उसकी परिभाषा दी थी कि भाई हमारे मुताबिक परिवारवाद ये है, और परिवारवाद की उन्होंने एक तरीके से मतलब पूरी डेफिनेशन दी थी और बताया था कि क्या कुछ है। और ऐसा माना जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने वो जो बीजेपी के लीडर्स हैं या जिनके मतलब जो है वो बच्चे पॉलिटिक्स में आ गए, मतलब फैमिली के लोग आ गए, परिवार के लोग आ गए, उन्हें उनका बचाव किया था। उनका कहना था कि भाई हम परिवारवाद जो है उसको मानते हैं कि किसी एक पार्टी के तमाम फैसले कोई अगर एक फैमिली ले रही है, एक परिवार के लोग ले रहे हैं, तो हम उसे परिवारवाद मानते हैं। और जाहिर तौर पर वो गांधी फैमिली पर जो है उनका एक तरीके से हमला था, या फिर आरजेडी के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर, या इस तरह की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है जो एक फैमिली से आगे बढ़ रही हैं, उस पर उनका हमला था। तो अब यही तमाम बातें हो रही हैं और क्या सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या 2024 में भी बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा आ गया है परिवारवाद का। और चूंकि तमाम बीजेपी के लीडर्स ने कह दिया है और तमाम जो है जितने भी वजीर हैं उन्होंने कहा है कि हम हैं मोदी का परिवार, 140 करोड़ जो है अवाम इस मुल्क की वो मोदी का परिवार है। तो बहरहाल इसी मसले पर बात करेंगे, सियासत कैसे आगे बढ़ रही है और क्या यही मुद्दा रहेगा। चूंकि मुद्दा मेन क्या रहेगा ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तमाम बातें हो रही थी कि क्या हिंदू मुस्लिम होगा, पाकिस्तान होगा, या डेवलपमेंट की बात होगी, या जात बिरादरी की बात होगी, होगा क्या असल मुद्दा। तो क्या अब जैसे मतलब जो है वो चौकीदार वाला मसला आया था 2019 में, तो क्या, और उससे पहले 2014 में चाय बेचने का मसला आया था, तो अब का मुद्दा क्या परिवारवाद रहेगा, इस पर बात करेंगे। कि खास मेहमान हमारे साथ है पवन पटेल जी कांग्रेस से हैं, राकेश पोद्दार जी बीजेपी से हैं, मनोज यादव साहब समाजवादी पार्टी से, और प्रभात त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट है। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और प्रभात त्रिपाठी जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये जो मतलब बात हुई अचानक लालू यादव ने मतलब एक तरीके से वो फ्लो में बोला, एक बात कह रहे थे वो, और उन्होंने सवाल उठाए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर। और चूंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार परिवारवाद के ऊपर जो है वो एक तरीके से हमला बोलते रहते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने किस तरीके से खास तौर से गांधी फैमिली को, खास तौर से समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा करते हुए, आरजेडी की तरफ इशारा करते हुए बहुत सारी बातें कही थी। और उसी के जवाब में शायद लालू जी जो है कल बोले, और उन्होंने एक तरीके से उसको निजी हमला भी बताया बीजेपी ने और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। आज तेलंगाना में बोल रहे थे वो। तो कुल मिलाकर के क्या माना जाए, क्या एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ में आ गया है और अब बाकी जो मुद्दे हैं वो मतलब जो है धुंधले हो जाएंगे, धुंधले पड़ जाएंगे। देखिए खुर्शीद जी, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि मैं देख रहा हूं पिछले एक दशक से जी अब मुद्दे जो असल मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे ना विपक्ष उठा पा रहा है, और खुद विपक्ष सेलगोल करके अपनी चीजें सत्ता पक्ष को जो मोदी जी चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा बड़े उससे कि जो ये परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये जो परसेप्शन बनाया गया है पूरे देश में, एक लकीर खींची गई है। हाँ। उस लकीर में 2014 से अगर हम बात करें तो देश के सामने बहुत से ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। मुद्दों पे चुनाव हुआ ही नहीं है। पहले मुद्दों पे चुनाव होता था, लेकिन उसके आधार पे भी कुछ चीजें कमियां थी जिससे लोग सत्ता से बाहर हुए और एक नई पार्टी और एक नए व्यक्ति का उदय हुआ इस देश के अंदर। मैं ये देख रहा हूं, मैंने आप ही के चैनल पे एक बार कहा था कि कुछ दिनों बाद जब मंच सजेगा चुनाव का और बिगुल बज जाएगा, 14 तारीख को बिगुल बज रहा है, उसके बाद फिर आप देखिएगा फिर वही स्थिति होगी, हिंदू भारत पाकिस्तान होगा, हिंदू मुसलमान होगा और ये सब होंगे। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर, मैं थोड़ा सा विपक्ष की तरफ भी मैं एक बात उंगली उठाऊंगा कि जब विपक्ष को मालूम है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कुछ या कोई भी बात करेंगे, मंच से अगर एक जनरल बात भी करेंगे, तो उसका एक इशू इतना बड़ा बना दिया जाएगा जो एक मुद्दे के रूप में तब्दील हो जाएगा।
लालू यादव ने कुछ थोड़ी सी बात गलत बोली थी, जिसका मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूं कि किसी व्यक्ति की माताजी का निधन के बाद दाढ़ी मुछे मुड़वाना, ये उनको ये शोभा नहीं देता। एक वरिष्ठ नेता थे, उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन परिवारवाद पे जब उन्होंने जवाब दिया, भाई परिवार उसी का होगा जो परिवार जिसका होगा। हाँ। अब उसको पूरा एक ऐसा मुद्दा बना दिया, एक ऐसा पूरा देश के अंदर सारे मीडिया लोगों ने, सारे लोगों ने तुरंत एक्स में चल गया, बड़े बड़े नेता की मेरा तो परिवार मोदी का परिवार। अरे मैं ये पूछना चाहता हूं कि देश में इतनी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, सारी चीजें हैं, विपक्ष बार बार कोई गाली दे देता है। कांग्रेस के कुछ नेता हैं वो गाली दे देते हैं, गाली मुद्दा बन जाता है, चौकीदार चोर मुद्दा बना। पहले सीटें आई 270, फिर आ गई 300 कुछ सीटें, अब वो 400 का नारा है। गांधी मैदान के मंच के बाद जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक बहस चल रही है कि मोदी का परिवार, और हमला हो गया मोदी के ऊपर, जैसे बहुत बड़ा एक राजनीतिक पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया इस देश के अंदर। अरे भाई, इस देश के अंदर बहुत सी समस्या है। हालांकि देखा जाए तो एक नॉर्मल वे में उन्होंने बात कही थी, और वो शायद जो है वो परिवार का मतलब जो है वो बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, उसके हिसाब से वो बोल रहे थे। मैं यही कह रहा हूं कि बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस देश का। हाँ। मैं मीडिया को भी इसमें कहूंगा, मैं आज मीडिया पे भी थोड़ा सा अटैक करूंगा कि आज हमारा 90% मीडिया जी, लगभग एक आध दो लोग होंगे जो इसको दूसरे तरीके से दिखा रहे होंगे, पूरा चढ़ गया वो गांधी मैदान के बाद पूरे देश के अंदर मोदी परिवार और सारी चीज चल गई। अरे असल मुद्दे पूरे पीछे चले गए, और यही मोदी जी चाहते थे। और हाँ। अभी इस मुद्दे पे चुनाव नहीं होगा रब्बानी जी, मैं आपको बता दूं, ये मुद्दा अभी 15-20 दिन चलेगा। जब ये चुनाव का डुगडुगी बन जाएगी, ये बहुत पीछे हो जाएगा। लेकिन आज जो माहौल बना दिया है कि पूरा ये लग रहा है कि देश के अंदर मोदी का एक बिल्कुल ऐसा बड़ा एक तिलस्म है कि पूरे, अब ऐसे तो फिर राहुल गांधी भी हो गए मोदी के परिवार के भाई। राहुल गांधी भी तो इस देश के हैं नागरिक। हाँ, बिल्कुल सही बात। 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ परिवार के लोग हो गए हैं। तो हाँ। मनोज यादव भी मोदी जी के परिवार में, ये भी अपना ट्विटर में लिखे, समाजवादी प्रवक्ता ना लिखे, आप भी हो गए, हम भी हो गए। अरे भैया, कोई घर की खेती है कि मैं मोदी के परिवार का हो गया? मैं त्रिपाठी खानदान का हूं, त्रिपाठी परिवार का हूं, मेरी अपनी एक पहचान है, मैं मोदी के परिवार, मैं ट्विटर में लिखूंगा। अब वो राजनीति है, लोगों को, किसी को सांसद बनना है, किसी को मंत्री बनना है, हाँ। किसी को चापलूसी करनी है, करेंगे भाई, वो तो उनका परिवार हो गया भाई। ठीक है, उसमें नीरव मोदी भी हो गए। नीरव मोदी को लाइए पकड़ के, जो इतना पैसा ले गया है, आप ही के परिवार का तो ले गया है व्यक्ति ना। तो सवाल इस बात का है कि ये जो मुद्दे बनाए जाते हैं, हाँ। ये एक ऐसी बड़ी लकीर खींची जाती है जिसके पीछे सारे असल मुद्दे छिप जाते हैं। मनोज यादव जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी रैली हुई थी और ऐसा माना जा रहा था कि वो एक बड़ा मैसेज है। तमाम विपक्ष के जो बड़े लीडर्स हैं वहां पर, जो है अखिलेश यादव भी थे और राहुल गांधी भी थे, और दूसरे भी जो लाइक माइंडेड पार्टी हैं या जो इंडिया ब्लॉक की बहुत सारे पार्टियों के बड़े लीडर्स वहां पर मौजूद थे। उसकी चर्चा होनी थी, तमाम मुद्दों के ऊपर बात होनी थी, और इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि इतनी मतलब लाखों की भीड़ जो है वो अभी भी जुट रही है विपक्ष के नाम पर। मगर एक बात को पकड़ लिया गया और वो मसला जो है एक बड़ा हो गया है, और जो उस रैली की अच्छाइयां थी या जिनके ऊपर बात होनी थी, भीड़ के ऊपर बात होनी थी, वो कहीं दब करके रह गई। आपको लगता है कि जाने अनजाने में जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनसे वो भूल हो जाती है, या भूलवश ऐसा हो जाता है कि वो मुद्दे बैठे बिठाए दे देते हैं फिर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बात को शुरू से ही कहते हैं। वो कहते हैं कि आपदा में ही अवसर वो तलाशने में माहिर हैं, गाली को गहना बनाने में वो माहिर हैं। तो आप जितना उनको गाली दोगे, जितना जो है उनके साथ मतलब निजी हमले करोगे उनके ऊपर, उतना उनका फायदा। तो आपको लगता है ये भूलवश हो गया है एक बार फिर से अपोजिशन से? आपके चैनल पे आया हूं जी, पहली बार। जी, आपका इस्तकबाल है सर। मैं अभिवादन कैसे करूं, बड़ी देर से सोच रहा हूं क्या बोलूं। सलाम अलैकुम बोलूं, नमस्कार, आदाब, नमस्कार, सलाम, जो चाहे वो बोल दीजिए। जी, तो फिर मुझे राजीव ध्यानी जी याद आए जी, तो मैंने कहा प्रणाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक है, तो वो सबसे सटीक है। हाँ। प्रणाम वालेकुम। शायद बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को बुरा नहीं लगेगा। नहीं, अगर मैं सलाम वालेकुम कह देता तो हो सकता है उसके अंदर, उनके अंदर वो गंद सी टाइप की कुछ आने लगती और वो शायद बेचैन भी हो सकते। प्रणाम वालेकुम आपको और आपके साथी पैनलिस्ट को और आपके ढेर सारे दर्शकों को।
बड़ी मजेदार बात है कि नरेंद्र मोदी जी का परिवार इतना बड़ा हो और 1 अरब 40 करोड़ लोगों का हो, कितनी अच्छी बात है। चोर उचक्कों का भी परिवार मोदी का परिवार हो, जैसे हमारे त्रिपाठी जी ने कहा। और बड़ी अच्छी बात त्रिपाठी जी ने कही कि हर इंडिविजुअल की अपनी एक पहचान है, उसका एक परिवार है। इस जितनी भी डिबेट में हम सभी बैठे हैं, सबका अपना अपना परिवार है। मोदी जी का पूरा देश परिवार है, उसमें चोर उचक्के, अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर, डाकू, लुटेरे, सब उनके परिवार। इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया मोदी जी। लेकिन मोदी जी भूल गए थे, इससे उन्होंने कुछ वादे किए और वो इसलिए किए थे और कहा था कि मैं चाय वाले का बेटा हूं, चाय बेचने वाला हूं, और आप, इसका मतलब होता आम आदमी हूं। वो आम आदमी इस देश के आम मुद्दों को निश्चित रूप से समझने और सोचने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री भारत में बने 2014 में। लेकिन कुर्सी जी क्या हुआ जी, नीरव मोदी, अमित मालवी जी, वो कौन से थे, चले गए वो भी। और जितने भी देश से लोग गए पैसा लेके, वो दाऊद इब्राहिम पता नहीं क्या लगता था मोदी जी का, कहा था गला फाड़ फाड़ के उसको लेके आऊंगा मैं, आया नहीं। सारे लुटेरे धन लूट के ले गए, आए नहीं। ये सब पार्ट है बीजेपी, क्योंकि इनका रिश्ता जब देखेंगे तो लगातार आपको उनसे कनेक्टिविटी होती हुई दिखेगी। और एक मैं नई बात कहता हूं आपके चैनल पे, और लगातार बोल भी रहा हूं चैनल, बीजेपी का मतलब है बलात्कारी जंक्शन पार्टी। इस देश के सबसे ज्यादा जो रेपिस्ट लीडर है, और एक नया शब्द इजाद करता हूं, बाराबंकी के सांसद का वो वीडियो आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा, इस पैनल में बैठे लोग, वो डीप फेक बताया उन्होंने कि वो डीप फेक का शिकार हो गए। मेरे जनपद के हैं, उनकी शकल और उनकी अकल और उनकी नस्ल सब मैं पहचानता हूं। मेरे ही सामने मोटरसाइकिल से किसी एक संस्था में वॉशिंग पाउडर निरमा पारिजात के नाम से बेचा करते थे। हमको ज्ञान न बताएं, सब तरक्की करते हैं, उन्होंने भी तरक्की की, इसमें क्या दिक्कत है? अरे उनकी तरक्की के बारे में हाँ, बीजेपी एक अड्डा है बलात्कारियों का, पूरी तरीके से। कुलदीप सेंगर से लेके चिन्मयी आनंद से लेके और जितने भी पेरोल वाले हरियाणा वाले, पूरा मौका मिलेगा आपको, क्योंकि इल्जाम जो है वो आप पे लग रहे हैं, तो जवाब आपको देने पड़ेंगे। आऊंगा राकेश जी, मैं आपके पास ही आऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, आपके पास ही आऊंगा, आपके पास पूरा मौका होगा बात रखने का। तकलीफ हो रही होगी। हाँ, तो ये सारे जो लोग हैं ये उसी कैटेगरी के, और इनका परिवार, मोदी जी को मोदी जी का परिवार मुबारक, जो लिख रहा है वो भी मुबारक। लेकिन इसकी एक हकीकत बता दूं आपको बड़े कम समय में, कि पूरे देश में जब सोशल मीडिया पे उठा के देखेंगे तो ट्रेंड कुछ और कुर्सी जी कर रहा है। एक्सपोज हो रही है बीजेपी, चौकीदार चोर वाला नहीं चल रहा है इस वक्त, और ट्वीट भी डील करने पड़ रहे हैं। एक्सपोज पे न्यूज 18 ने डाला कि देश का कौन प्रधानमंत्री बेहतर है। आपको पता है क्या हुआ? कितने हजार वोट पड़ गए, उसमें ट्रेंड कर रहे हैं कौन? राहुल गांधी। एक हमारे उत्तर प्रदेश के पत्रकार ने वोट डाला, 23,000 लोगों ने वोट किया। जानते हैं क्या हुआ? उसमें डाल रहे थे आप किसको वोट करेंगे, तो उसमें आया 49% कांग्रेस, 33% समाजवादी पार्टी और बीजेपी मात्र 21%, 20% से नीचे। ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पे, ट्रेंड हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। सियासी जो है वो मैदानात नहीं जीते जाते साहब, ये तो आपको जो है कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। कई बार बात जो है ट्विटर से आगे निकल जाती है, वो ट्विटर से अगर आपको लगता है कि बीच में फैसला होता है, वैसा है हम नहीं। लोग, हाँ, ये हवाई बातें जनता के बीच में है। मैं वापस आऊंगा सर आपके पास। पवन पटेल जी, मैं आपके पास आता हूं, मैं सर आऊंगा थोड़ी देर के बाद, मुझे थोड़ा सा मौका दे, चूंकि पैनलिस्ट और भी हैं, एक एक करके सबके पास आऊंगा। और पवन पटेल जी, इससे पहले चूंकि जाहिर तौर पर राकेश पोद्दार जी को जवाब देने हैं बहुत सारे, तो सारी बातें जो हैं वो बहुत, चूंकि सारे हमले उन्हीं पर होने हैं, जवाब उन्हीं को देने हैं। पवन पटेल जी, आप बताइए ईमानदारी से, क्योंकि आज हमने देखा तेलंगाना में थे, आज प्राइम मिनिस्टर, कल भी थे मगर आज वापस गए, रैली की, और आज भी उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा ये जो परिवारवादी हैं, जिनको परिवारवादी कहते हैं, उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाने की बात की। सूबे का क्या हाल हुआ, देश का क्या हाल हुआ, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है आपको, जो लालू जी ने एक मतलब बात कही थी, एक नॉर्मल वे में शायद वो बात कही थी, फ्लो में बोल गए वो, और किसी और एंगल से वो बोल रहे थे, मगर उसको, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपदा में अवसर तलाशने में माहिर है बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने उसको अपने लिए एक तरीके से मतलब मजबूती से उसको थाम लिया। और ये क्या गले की फांस बन गई है अपोजिशन पार्टियों का, ये जो मामला है मतलब परिवारवाद का? आपको लगता है कि इसका टोटल नुकसान जो है, ओवरऑल नुकसान अपोजिशन पार्टियों को ही होगा?
नहीं, रत्ती भर नुकसान नहीं होगा, कोई भी गले की फांस नहीं बनी है। इस देश में और दुनिया ने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा रोता हुआ प्रधानमंत्री कहीं नहीं देखा। एक बार कहीं हमला हुआ था, बोलो मैं बच के आ गया, बोल दो मैं बच के आ गया, है ना। जो ज्वलंत मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की आधे से ज्यादा लोगों की आप कार्य पर। पवन जी का शायद कुछ, हाँ पवन जी कुछ। हेलो 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 हेलो, राहुल गांधी, हेलो जी सुन रहे हैं आप। राहुल गांधी, राजीव गांधी, कांग्रेस पार्टी, आज भी लानत है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने काम बताने के लिए नहीं, कि आज वो अपने कम से कम काम बता दें। जो इतनी बड़ी बड़ी बतौलेबाजी आई थी, सपनों का सौदा अगर काम किए, आजकल थोड़ा सा टेस्ट करके बैठना चाहिए था, सिग्नल कमजोर तो नहीं है, क्योंकि देखिए अपोजिशन पार्टियां वैसे ही जो है वो शिकार है सियासत का, और वो कमजोर महसूस हो रहा है कि भाई वो कमजोर है। अगर सिग्नल भी कमजोर होंगे तो समझिए फिर बात बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, क्योंकि नए जगह बैठा हूं इसलिए, अदरवाइज मेरा सिग्नल कमजोर नहीं होता। तो मोदी जी जो जादू, एक्चुअल में सही वर्ड ये है कि वो जादूगर है, और आंखों में पट्टी लगा दी अपने, जिस तरह जादूगर अपना शो दिखाता है, और जब हकीकत पेपर में देखो जादूगरी, हरा हरा बड़ा अच्छा सब कुछ, लेकिन जब पेट्रोल डलवाने जाएगा तब उसको पता पड़ जाएगा, जब बच्चे की फीस जमा करेगा तब पता पड़ जाएगा, जब बिजली का बिल जमा करेगा तब पता पड़ जाएगा। मैं कहता हूं उस भीड़ की, उस रैली की भीड़ को क्यों नहीं दिखाया? उस रैली में इतने सारे ज्वलंत मुद्दे आम जनता के उठाए, उन मुद्दों में कोई मुद्दा भाजपा को परिवारवाद का नहीं लगा। किसान उनके परिवार नहीं, बेरोजगार उनके परिवार नहीं, गरीब उनके परिवार नहीं, महंगाई से त्रस्त जनता उनका परिवार नहीं। इन सब के अलावा बाकी उनके परिवार है, नीरव मोदी, आरव माल्या, विजय माल्या, सब उनके परिवार है। इससे यह शादी होता है कि सिर्फ उन्होंने एक वर्ड पकड़ लिया, लालू जी ने जो फ्लो में बोल दिया उस बात को पकड़ ली। तो मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी को महारत हारी, आंकड़ों की बाजीगरी में इनको कोई हरा नहीं सकता। आजकल फलाने देखा, रोज हर डिबेट में बोलते हैं आंकड़े, बेरोजगारी आंकड़ा खत्म, महंगाई आंकड़ा खत्म, सब कुछ खत्म, सब राम राज्य आ गया। पेपर जब तक पढ़ता है आदमी तब तक उसको बड़ा हरा हरा दिखता है, लेकिन जब हकीकत आती तो उसको पता पड़ जाता है कि हकीकत क्या है। महंगाई, मैं तो कहता हूं दावे के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने जिन 10 मुद्दों को सबसे ज्यादा प्रचारित किया था, उन 10 मुद्दों को पूरा किया हो तो बता दीजिए। 100 दिन में काला धन आने वाला था, पूरी लिस्ट मोदी जी के पास हुआ करती थी काले धन वालों की। फिर जब काले धन वाले आए तो देखे लगता पूरे भाजपा के लोग थे, वो लिस्ट ही आज तक जारी नहीं हुई। तो किसानों के ऊपर, अन्नदाता भगवान का रूप होता है किसान, उनके साथ किस तरह आतंकवादियों के जैसा बर्ताव कर रहे हो। किसान उनके परिवार के सदस्य नहीं है, 750 किसानों को मार दिया, वो परिवार के सदस्य नहीं थे। हमारे मध्य प्रदेश में व्यापम जैसा घोटाला करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वो युवा उनके परिवार का सदस्य नहीं थे। तो ये मोदी जी जो जितना बोल रहे हैं, ये अपने बोलने में और फंसते जा रहे हैं। अब इस देश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को, इसलिए ये जो अभी पिछला चुनाव में, तो कहता हूं मध्य प्रदेश में भाजपा को आना ही नहीं चाहिए। आप किसी से ऑनलाइन डिबेट करके पूछिए, 100 लोगों को फोन लगाइए, मैं लिख के देता हूं, 100 लोग में 60 से 70 लोग ना बोले कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। ये जीत सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मैकेनिज्म की जीत है। एक हमको कारण बता दे कि भारतीय जनता पार्टी क्या हुई। जब ये आपदा में अवसर की बात जो आप कर रहे, कोरोना जैसी महामारी में ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पाए, मंत्री के स्टाफ के लोग रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की दलाली करते हुए पकड़े गए, उसमें भी आपदा में अवसर खोज लिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। ठीक है राकेश पोद्दार जी, देखिए बहुत सारी बातें हैं जिनका जवाब आपको देना है, और ये जो परिवारवाद है, और जैसे बीजेपी हमलावर हुई तो राहुल गांधी का ट्वीट आया, और राहुल गांधी ने क्या कहा, उन्होंने कहा किसान जो है वो कर्जदार हैं, युवा बेरोजगार हैं, मजदूर लाचार है, और उन्होंने मतलब देश को जो है लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा भाई देश जो है वो लूटा जा रहा है, ये तमाम चीजें उन्होंने गिनाई। और मोदी का जो असली परिवार है वो एक तरीके से उन्होंने इशारा किया कि वो नीरव मोदी टाइप लोग हैं। तो क्या कहेंगे आप, किस तरीके से मतलब जो है एक नॉर्मल बात थी, बीजेपी ने उसको इतना बड़ा इशू बना लिया, यानी जो असल मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही पिछले 2 दिनों से, सिर्फ परिवारवाद परिवारवाद और परिवारवाद। क्या कहेंगे, क्या ये इतना बड़ा मसला है जिसका जो है जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया 2024 के इंतखाबात में? देखिए खुर्शीद भाई जी, इस देश का दुर्भाग है। हाँ, 60 साल कांग्रेस के लोगों ने राज किया। हम लोगों की लड़ाई कांग्रेस से थी। कांग्रेस ने जनता से जनादेश लिया, परिवारवाद के नाम पे लिया। इन्होंने एक बार बोलने दीजिए सर, उनको बहुत देर में मौका मिला है उन्हें बोलने का। अब आप पवन जी उनको बोलने दीजिए प्लीज, सुन लीजिए। हाँ जी, 60 साल इन्होंने देश पे राज किया। इन्होंने क्या राज किया? जनादेश लिया जनता से, परिवारवाद के नाम पे इन्होंने जनादेश लिया, भ्रष्टाचार के नाम पे इन्होंने जनादेश लिया, और इन्होंने जनादेश 60 साल लिया, जातिवाद के नाम पे इन्होंने जनादेश लिया। 60 साल इन्होंने जनादेश लिया, जनता का तुष्टीकरण की राजनीति इन्होंने की।
हिंदू और मुसलमान की राजनीति इन्होंने की 60 साल। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आते ही राष्ट्र के नाम का चुनाव हम लोग करते। 2014 में इन्होंने क्या कहा था कि मणिशंकर अय्यर जी चाय बेचने वाला क्या देश का प्रधानमंत्री हो सकता है? जनता का आशीर्वाद मिला। 2019 में कहा कि चौकीदार चोर है, लेकिन जनता का आशीर्वाद मिला। फिर राहुल बाबा ने क्या कहा कि पनौती है, जनता का आशीर्वाद मिला। फिर उन्होंने कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री को नीच जाति के हैं, जनता ने हमें जनादेश दिया। तो आप इस बात को भूल जाइए, जनता के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और उसके बाद हमारी काम की बात करते हैं तो पूर्व से लेकर पंजाब तक हम लोगों ने काम किया, किसान से लेकर विज्ञान तक हम लोगों ने काम किया, लेह से लेकर हम लोग लक्षद्वीप तक हम लोगों ने काम किया। और इस बात को कहते हैं देश के प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं संसद भवन के अंदर में कहते थे कि राहुल बाबा को कहते थे कि देश के अंदर सकारात्मक राजनीति कीजिए, लेकिन इन्होंने सकारात्मक राजनीति नहीं किया। 10 साल जनता ने इनको विपक्ष में बैठाने का काम किया, फिर भी इनको सबक नहीं आई। आज कहते परिवारवाद, लालू जी ने जो कहा बहुत गलत कहा। जो हमारे यादव जी कहते थे, यादव जी हमारे सपा के जो है, इनको शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी का बलात्कारी कहते। हम हमारे संस्कार में नहीं है। हम नहीं कहते हम हमारे संस्कार में, हम कभी अखिलेश जी बोलेंगे तो अखिलेश जी बोलेंगे। मुलायम सिंह यादव जी ने लोगों कार सेवकों पर गोली चलाने का काम किया, फिर भी हम लोग उनको मुलायम सिंह यादव जी बोलेंगे। ऐसा हमारा संस्कार नहीं है यादव जी। इस जनता आपको छोड़ेगी नहीं, आप पहचान चुकी है। और बात रहा विषय इस बात का है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। सकारात्मक राजनीति करना देश में सीखिए। और देश सबका है। जब देश की आजादी लड़ी गई तो ना हिंदू था, ना मुसलमान था, ना सिख था, ना ईसाई था, सब राष्ट्रवाद थे। तभी देश की आजादी हम लोगों ने जीतने का काम किया। और गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा था, जब गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे शहीद हो गए, जब वहां मैदान छोड़ के चलने लगे तो उनके पास उनके सहयोगी दया सिंह थे। उन्होंने कहा कि आप तो आपके बच्चे मर गए तो आप छोड़ के जा रहे। तो उन्होंने कहा सुखी बस्या मोरो परिवारा। तो उन्होंने कहा कि सुखी बस्या मोरो परिवार, आप कह रहे कि जितने भी आने वाले हैं तो हमारे परिवार हैं। एक मुँहे तो क्या मुँहे जीवत कई हजार, यानी एक मरने के बाद मेरा बेटा शहीद हो गया इस देश के लिए, तो आने वाला जो जितना भी है वो हमारा बच्चा है, हमारा परिवार है। वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर में दिखता है। और आज 2024 में हम लोग फिर जनता के आशीर्वाद से। मगर देखिए राकेश जी, एक बात तो आप भी मानेंगे ना, अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें और 2014 से पहले की भी बात करें, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उस वक्त वो भी ना जाने क्या क्या कह देते थे, मतलब जो है सोनिया गांधी के लिए और दूसरे लीडर्स के लिए। और अभी भी मतलब जो है पंडित नेहरू के ऊपर किस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं वो भी आपके सामने है। मूर्खों का सरदार कह दिया गया, मानसिक बीमार कह दिया गया राहुल गांधी को। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, किसी और ने नहीं कहा। डायरेक्ट निजी हमले तो खुद प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं लीडर्स के ऊपर। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन पार्टी के लीडर्स ही उनको कुछ बोलते हैं। और सोनिया गांधी के लिए क्या क्या नहीं कहा, महंगी गर्लफ्रेंड और तमाम तरह की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद नहीं कहनी चाहिए टेलीविजन पर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, किसी और ने नहीं कहा। देखिए खुर्शीद भाई, राहुल जी को, राहुल बाबा को हम कहना चाहते हैं, उनकी जो बुद्धि है, मन बुद्धि है, तो दिखता है जनता के बीच में। आज हम तो कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, सदन के अंदर कहा कि राहुल गांधी जी को सकारात्मक राजनीति करना चाहिए। जनता ने इनको 10 साल मौका दिया विपक्ष में बैठने के लिए। आज हम पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी जी 10 साल के अंदर कितना दिन सदन के अंदर उपस्थित रहे, वो नहीं बता पाएंगे। सिर्फ मोदी जी को गाली देने का काम करेंगे। और हम विपक्ष के जितने भी हैं, परिवारवाद नहीं दिख रहा है इनके अंदर। परिवारवाद है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, चाहे हमारे बिहार की बात कर लीजिए। यहाँ तक बिहार के जो तेजस्वी जी क्या कहते हैं, माई और बाप की पार्टी है। हम नहीं कर रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि हमारी माई और बाप की पार्टी है। चाहे अखिलेश जी के कहिए माई की पार्टी है। उत्तर प्रदेश के अंदर इन लोगों ने सिर्फ परिवार के लिए ही राजनीति किया। ठीक है, सकारात्मक राजनीति। देखिए एक सवाल ना, बात तो ठीक है सर। देखिए परिवारवाद की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है परिवारवाद की, वो खुद प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बताया था कि कैसे वो मतलब जो है उसको परिभाषित करते हैं परिवारवाद को। कौन उसके लिए मतलब जो है बीजेपी के लिए कौन परिवारवाद है या प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन परिवारवाद है, किसे परिवारवाद मानते हैं वो और कौन नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर राजनाथ सिंह साहब का नाम लिया था, कहा था उनके बेटे सियासत में है तो ये परिवारवाद नहीं है। अमित शाह साहब का नाम उन्होंने लिया था, कहा था कि इनके बेटे अगर राजनीति में आ रहे हैं तो वो परिवारवाद नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर किसी एक फैमिली के 10, 12, 15 लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं वो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने दीजिए, मैं उसको परिवारवाद नहीं मानता। परिवारवाद में उसको मानता हूं जहां पर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर एक ही फैमिली का कब्जा हो। इशारा था गांधी फैमिली की तरफ, कांग्रेस की तरफ, इशारा था आरजेडी की तरफ,
और जो है लालू यादव की फैमिली की तरफ इशारा था, समाजवादी पार्टी की तरफ, और जो है अखिलेश यादव और पूरी उनकी फैमिली की तरफ। और वो इशारा जो है महबूबा मुफ्ती के ऊपर भी हो सकता है, पीडीपी, और जो है वो उमर अब्दुल्ला के ऊपर भी हो सकता है ना, JKNC, ठीक है साहब, और अजीत पवार यानी शरद पवार की पार्टी पर भी हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है। वो मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए अभी कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्हें परिवार ही चला रहे हैं और वो NDA का हिस्सा है। मंच जो है साझा करते हैं वो लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ। OP राजभर आज ही उनको जो है मतलब मिनिस्टर बनाया है, कैबिनेट का विस्तार हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो आज ही मिनिस्टर बनाया उनको। जयंत चौधरी अभी ताजा जो है वो शामिल हुए हैं, उनके वालिद साहब ही NDA में पहले रह चुके हैं, बड़े चौधरी साहब, ठीक है साहब। अजीत पवार, ठीक है साहब, क्या उसको परिवारवाद नहीं मानेंगे? महबूबा मुफ्ती, उनके साथ तो हुकूमत चलाई है आपने कश्मीर में। LJP, और दोनों LJP लोक जनशक्ति पार्टियां इस वक्त 2 हो गई हैं, दोनों की दोनों NDA का हिस्सा हैं। YSR कांग्रेस जो है वो भी NDA में नहीं है, मगर उसको भी सपोर्ट करते हैं और उनको भी जो है मतलब एक तरीके से वो PM आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो अगर कोई NDA का हिस्सा बन जाए, अगर कोई मतलब ऐसी पार्टी जो परिवार जिन्हें चला रहा है वो NDA में आ जाए, बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिशन में रहे तो दिक्कत है। ये तमाम लोगों के जहन में सवाल है, मतलब जो यहां बैठे हैं वो भी, जो देख रहे हैं वो भी, और आम लोगों के जहन में भी, कि ऐसा क्या है मामला भाई? आपने कहा, सही कहा खुर्शीद भाई। लालू जी 28 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल का। जब उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। जब उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात आई थी, 2 बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बिहार का बनाया। मंत्री बनाने की बात आई, तेज प्रताप जी को मंत्री बनाने की बात आई। जब रामकृपाल यादव से लोकसभा का चुनाव जब हार जाते हैं तो मीसा भारती को राज्यसभा भेजा जाता है 2 महीने के बाद। तो यही परिवारवाद दिखता है। हम कहते मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव आए, उसके बाद डिप्पल यादव आए, उसके बाद धर्मेंद्र यादव आए। वो बात ठीक है आपकी, वो तो सारी बातें ठीक है, तभी तो पर बहस हो रही। मेरा तो सवाल ये था कि जो लोग NDA के साथ आगे, भाई देखिए मुफ्ती सईद साहब का इंतकाल हुआ, फिर जो है वो किसको गद्दी मिली? गद्दी किसको मिली? गद्दी जो है उनकी बेटी को मिली, महबूबा मुफ्ती को। तो वो क्या आपके साथ नहीं है? बताइए ना, क्या वो आपके साथ नहीं रही? क्या उनके साथ मिलकर के हुकूमत नहीं चलाई आपने? मेरा सवाल वही है आपसे। OP राजभर है आज, वो भी अपनी फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, हम तो एक धारा की बात कर रहे हैं, एक परिवार की बात कर रहे हैं। हुकूमत एक पार्टी पर अकेला खुद ही रखते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी के पिताजी अजीत चौधरी जी, पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पवन पटेल जी, उनके चौधरी चरण सिंह जी स्वर्गीय हो चुके हैं, वो नहीं है, लेकिन कांग्रेस। आ रहा हूं सर, आपके पास भी आ रहा हूं। पवन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मनोज जी आपके पास आऊंगा मैं। पवन जी, ये उनकी ही बात कर रहे हैं जो भाजपा से जिनका कोई तरह का रिलेशन नहीं है। जब भाजपा के साथ जुड़ जाता है, वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, तो उससे ज्यादा पवित्र कोई होता ही नहीं। ये तो उसी की बात कर रहे हैं आप, जितना बोलने के बाद ये उसी की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं बताएंगे। यार सुनिए, ये राहुल गांधी की बात करते हैं, एक बार परिवार की बात करते हैं। राकेश जी वो भी सुन रहे थे, आप भी सुन रहे थे। परिवार की बात करते हो, मैं कहता हूं जितना त्याग, जितना बलिदान उस परिवार ने दिया, कौन से दूसरे परिवार ने इस देश के दिया बता दे? कोई परिवार का नहीं होगा। इनके जब देश गुलाम था तो संघ की क्या भूमिका थी पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। इनको जनता ने जो बार बार बोला, जनता ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया। ये इनके मैकेनिज्म पे जीता है, कोई जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं। और ये जो राहुल बाबा करते हैं, राहुल बाबा ने प्रूव कर दिया 4000 किलोमीटर पैदल चलकर के गरीबों को गले लगाकर उसने प्रूव कर दिया कि वो लीडर है। इनमें दम है तो चल दे 4500 किलोमीटर, वो नहीं करेंगे। गरीबों को उनको 24 दिन में 4 बार कपड़े बदलेंगे। वो गरीब, मैले, कुचैले, दुखी लोगों को गले से लगा रहा, उनके आंसुओं को पहुंच रहा। और नाम क्या दिया है? भारत जोड़ो। इनका ये कभी भारत को जोड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए इनको विरोध है। मैं तो कहता हूं कि अगर देशभक्ति में इनको है, देश का भक्ति है, संविधान पे विश्वास है, तो बोले कि हम भारत जोड़ो का स्वागत करते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, देश तोड़ने वाले हैं। इनके पास जवाब नहीं कि किसानों के साथ आत्महत्या, किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव क्यों कर रहा है, कौन बताएगा? 750 किसान पिछली बार मर गए, इसका जवाब कौन देगा? महंगाई बेरोजगारी की गारंटी मोदी जी ने ली तो गारंटी फेल होगी, कैसे बोलेंगे? आज बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े पेपर में देते जा रहे हैं। आप ज्वलंत मुद्दों से संबंधित प्रश्न करोगे, उसको कोई जवाब नहीं देंगे। ईडी, सीआईडी, आज सुन लीजिए, अगर ईडी और सीआईडी नहीं होता तो हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान दूसरी पार्टी बना ली होती, राजस्थान में वसुंधरा राजे दूसरी पार्टी बना ली होती। आप बताइए ना, क्या ऐसा मैकेनिज्म है कि एक पार्टी को छोड़ के दूसरी, और इनके यहां से आप सीनियर को जूनियर, जूनियर को सीनियर, हर चीज में आपदा में होता है। पहली बार के विधायक जो उसको बना, जिसको कोई अनुभव नहीं, उसको आप मुख्यमंत्री बना दोगे, 5 साल निकल जाएगा उसको समझते समझते, उसके बाद क्या करेगा? ये तानाशाही के संविधान से इस देश को चलाना चाहते हैं। इनका विश्वास ही नहीं है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में, इसलिए उसी हिसाब से चला रहे हैं, उसी हिसाब से पार्टी को चला रहे हैं।
और ये हमेशा इनका एक पूरा फलसफा है, मैं, मेरी पार्टी, मेरा कार्यकर्ता, सबका साथ, भाजपा का विकास। भाजपा को कैसे इतने चंदे मिल गए? भाजपा के कार्यालय 500-500 करोड़ के हो गए, लोगों के घर बिकते जा रहे हैं, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। वो कर्जे का कहीं विज्ञापन नहीं, कर्जा लेकर के, उधार लेकर के, घी पियो वाली जो कहावत, उसको चरितार्थ करते जा रहे हैं। कर्जा कम करने का कोई प्रोसेस नहीं, दिन रात रोज विज्ञापन दिखाओ, विज्ञापन दिखाओ, हरा हरा विज्ञापन दिखाओ। इस तरह के हर जनता के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर सोचिए किस तरह के कर्जे का बोझ लादते जा रहे हैं। इनके क्या नीतियां हैं, क्या पॉलिसी है? हर बात को जिनको बोलेंगे उसको दूसरे दिन टुकरा देंगे। हर बार नए चुनाव में नए जुमले, नए पैकेज के साथ लेकर के आ जाते हैं। मैं कहता हूं कि बताएं ना कि मोदी जी की गारंटी अगर पहले वाली गारंटी, पवन जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। पवन जी बोल रहे हैं, राकेश जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। आप क्या आप बहुत देर से जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ राकेश जी। देखिए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया और राम मनोहर लोहिया, भारत रत्न, जिन्होंने एक किताब लिखी थी डायवर्सन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसका उद्देश्य उनका किताब में लिखा गया कि जवाहरलाल नेहरू जी की मंशा थी कि 1942 में एक मीटिंग हुई थी, उनकी मंशा थी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो। 1947 में जैसे देश आजाद हुआ, अब्दुल गफ्फार साहब थे, वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कहा कि इनकी मंशा थी कि देश का बंटवारा हो। तो आरोप मैं लगाना चाहता हूँ जवाहरलाल नेहरू ने किया। और भारत टूटा की जो यात्रा में चल रहे हैं, तो भारत टूटा कब था भैया? भारत जोड़ने चले हैं, भारत टूटा नहीं, वो भारत टूटा तो नहीं है, मगर कांग्रेस की दलील है, राहुल गांधी की दलील है कि लोग जो हैं वो धर्म के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर बंट रहे हैं, उनको बांटने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए वो भारत जोड़ो नया यात्रा अब निकाल रहे, पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। प्रभात त्रिपाठी जी मैं आपके पास आता हूं। देखिए 2019 की अगर हम बात करें तो राफेल का मुद्दा उठाया था और राहुल गांधी ने वो बड़े जोर शोर से वो मुद्दा उठाया था और बहुत सारी बातें कही थी। चौकीदार ही चोर है का उन्होंने नारा दिया था और उस वक्त वो राजस्थान के किसी, मतलब 2019 की बात है, राजस्थान के किसी एक शायद बांसवाड़ा में थे, वो रैली को संबोधित कर रहे थे और वहां पर उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का असली चोर जो है वो चौकीदार ही है और चौकीदार खुद प्राइम मिनिस्टर अपने आप को कहते हैं, तो वही चोर हैं। उसके बाद कांग्रेस ने ये बोला और कांग्रेस के बाद बीजेपी ने, प्राइम मिनिस्टर ने और पूरे सिस्टम ने, मीडिया ने किस तरीके से उस शब्द को उठाया और उस बात को उठा करके कहा कि मैं भी चौकीदार, हर कोई चौकीदार बन गया था, ठीक जैसे अब हो रहा है कि मैं मोदी का परिवार, इस तरीके की बातें चल रही हैं। ठीक है साहब, बहुत सारी बात हुई थी। बांसवाड़े की बात है, वो 8 फरवरी 2019 को उन्होंने ये बात कही थी, राहुल गांधी ने चुनावी रैली वो कर रहे थे, मैं उसका जिक्र कर दूं। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदारी चोर है, ये उन्होंने कहा था। और इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा था कि करप्शन से लड़ने वाला, देश की तरक्की के लिए कड़ी मेहनत करने वाला हर कोई चौकीदार है, ये बात उन्होंने कही थी। 2019 के अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, रिजल्ट की बात करूं, तो वो बीजेपी को 37% के आसपास जो है, 37 से थोड़ा सा ज्यादा वोट मिले और 303 सीटें मिली, जो 2000 अगर हम 14 की बात करें तो तकरीबन 31% के करीब बीजेपी को वोट मिला था, तो 6% से ज्यादा वोट बढ़ा और सीटें भी बढ़ी। पहले 282 थी, इस बार 303 सीटें हुई। मेरा सवाल यह है आपसे कि ये जो इस बार एक नई बात आई है, चूंकि 2014 में भी आपने देखा था कि वो किस तरीके से जो है वो मणिशंकर अय्यर की एक बात थी चाय की, अगर वो कभी चाय बेचने वाला कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता और उन्हें अगर चाय बेचने का शौक है तो वो यहाँ आकर के चाय बेचें। और फिर कैसे जो है वो चाय पर चर्चा शुरू हुई, कैसे रिजल्ट आए, कनेक्ट किया। आपको क्या लगता है, मेरा वही सवाल है आपसे, कि क्या 2024 में एक बड़ा मुद्दा मिल गया और क्या बाकी मुद्दे सारे जो है वो उनके ऊपर पानी फिर जाएगा और ये रिजल्ट पहले के मुकाबले जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है 370 का और एनडीए जो है 400 प्लस का, क्या ये खुद अपोजिशन पार्टियां ही इसमें मदद करेंगी? देखिए खुर्शीद जी, हाँ, मैंने आपसे पहले दौर की डिबेट में कहा जी, अब विपक्ष को ये सोचना है कि हम किन शब्दों का चयन करें, क्योंकि विपक्ष बिल्कुल सच बात है, क्योंकि मुद्दा इतना बड़ा उठाया था राफेल का और चौकीदारी चोर है कह करके, और खुद अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे जिन्होंने वो मुद्दा उठाया था। जी रब्बानी जी, एक बात समझ लीजिए, हाँ, राहुल गांधी निश्चित तौर पे देश की जनमानस के बीच अपनी बात रखना चाहते हैं और कुछ जेन्युइन बातें भी वो करते हैं, वो दिल से बात करते हैं, दिमाग से नहीं करते हैं। राजनीति दिमाग का खेल है। जिस तरीके से वो एक इमोशनल जनता के बीच उतर के अपनी बात करना, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जितने भी युवा हो, चाहे अखिलेश हो, जो भी लोग हैं, उनकी बातों को किस तरह ट्विस्ट करके इस देश का
पूरे जनमानस में मीडिया उसको, जो उनका IT सेल है, मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो चाहे, और सबसे बड़ा इस समय चैनल का योगदान है। बिल्कुल ठीक। और प्रसार, दूरदर्शन पहले प्रसार भारती के उसमें होता था, प्रसार भारती के उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि हर पार्टी को बराबर से आप तवज्जो देंगे। दूरदर्शन में भी सत्ताधारी पार्टी चलती है, वही हाल चैनल में हो गया है। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के तौर पे, राहुल गांधी की जो बात आपने की, राहुल गांधी निश्चित तौर पे एक नेता के रूप में अपने आप को स्थापित धीरे धीरे कर रहे हैं। भले वो अभी 5 साल 10 साल सत्ता में ना आए, लड़ रहे, अपनी बात कह रहे हैं, देश के सामने जनता के बीच रख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, अब कोई भी चुनाव, अब कोई भी व्यवस्था एक इतनी बड़ी लकीर खींच दी है एक व्यक्ति ने, वो लकीर चाहे वो मैकेनिज्म के आधार पे हो। मैं एक बात कहता हूं, भारत जोड़ो निकाली आपने, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, मैं आज बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। बार बार आप ये कहते तो जरूर है कि EVM खराब है, मैकेनिज्म उनको मिला हुआ है, सारी संस्थाएं उनके हाथ में है, सब कुछ है, सारी चीजें। तो भैया सत्ता में आप अब उनको कैसे उतारेंगे, आप उसकी तैयारी कीजिए। हाँ। आप जनता के बीच वो चीज रखिए, आप एक तो अपना शब्दों के जाल में मत फंसिए और ऐसे बयान कोई भी ना दे कि जो उस बयान को मोदी अपने ऊपर ले ले और कहे कि देखिए मैं एक गरीब का बेटा था, चाय का बेटा था, मैं ये था, मैं वो था, OBC के सबसे बड़े नंबरदार वो हो गए। अरे इस देश में पहले भी जाति के आधार पर चुनाव होते थे, OBC, ब्राह्मण, ठाकुर, ये सब कांग्रेस के पास थे, यादव, मुस्लिम, ये सारे सब समाजवादी पार्टी के पास थे। लेकिन एक बड़ा जो आभा मंडल बना, देखिए मैं फिर एक बात कहूंगा, मोदी का परिवार, मैं तो नहीं मानता कि मैं मोदी के परिवार का हूं। क्या आप हो सकते मोदी के परिवार के? ये पूरे देश में जो चलाया जा रहा है, मैं शायद अगर इसमें जनमत संग्रह करा लिया जाए तो लगभग 80% लोग इसको नकार देंगे, कह देंगे कि भाई क्या, व्हाट इज दिस, क्या है ये भाई, क्या मैकेनिज्म है ये, मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। लेकिन चल गया भाई। फिर मैं एक बात कह के मैं खत्म करूंगा। मैं जो बात कह रहा था, सारे समूचे विपक्ष को यूनाइट होके इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए, सिर्फ नारे देना, आंदोलन करना, या आंदोलन आप बना ही नहीं पा रहे हैं। आप देश में आंदोलन खड़ा ही नहीं कर पा रहे हैं। देश में जब आंदोलन खड़ा होता है तो परिवर्तन होता है। आंदोलन इस देश में खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। आंदोलन क्या खड़ा हो रहा है कि मोदी को गाली दे दी, एक ऐसे व्यक्ति को, प्रधानमंत्री को गाली दे दी, और वो पूरा एक पूरे, और जबकि 2004 से 14 के बीच हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह साहब, उनको ना जाने क्या कहा जाता था, क्या क्या नहीं कहा गया उनको जो है वो मौन मोहन भी कहा गया, और उसके अलावा चूड़ियां भेजने तक की बात हुई, और पता नहीं कौन कौन सी बातें जो है उनके लिए की गई थी। मैं एक चीज में खत्म करूंगा, मैं एक चीज में खत्म करूंगा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि सारे, अब इस देश के ऊपर एक बड़ा ऊपर से पानी बह गया है, बह रहा है। सारी समस्याओं पे देश खड़ा है। हम अगर बोलेंगे तो हम भी एक तरीके से देश विरोधी हो जाएंगे। हम एक समाज के लिए बात कर रहे हैं। एक देखिए, भारत एक सेकुलर कंट्री है, हर राज्य की अपनी भाषाएं हैं, अपनी उनकी चीजें हैं, जातिगत आधार पर सारी चीजें हैं। लेकिन आप एक बड़े आंदोलन को नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। कोई ना कोई, अभी ये इस मुद्दे पे चुनाव नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, आप ही के मंच से फिर आऊंगा आपके बात करने के लिए। 14 तारीख के बाद जब आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद मुद्दे बदल चुके होंगे, तब तक मुद्दे बदल चुके होंगे। मगर मैं वापस उस बात को कह रहा हूं कि विपक्ष ने जाने अनजाने में एक बड़ा मौका दिया है बीजेपी को, और मैं भी मोदी का परिवार के नाम पर, जैसे 2014 में था कि भाई क्या नाम है, चाय पर चर्चा हुई, पीएम ने उनको कनेक्ट करने की कोशिश की, जो मतलब पीएम का फेस थे, यानी नरेंद्र मोदी, बीजेपी के लोगों ने, और 2019 में मैं भी चौकीदार, ठीक है साहब, और अब जो है मैं मोदी का परिवार, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश है, और ये बड़ा मुद्दा जाने अनजाने में दे दिया है। आज तेलंगाना में थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं आपको बताता हूं। और मनोज यादव जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, आज प्राइम मिनिस्टर जो है तेलंगाना में थे, वो कह रहे थे कि मैं उनके हजारों करोड़ रुपए के घोटालों को उजागर करता हूं, इसीलिए मैं उनकी आंखों में खटकता हूं। ठीक है साहब, और कई सारी जो है उनकी मतलब जो है उनके बयान थे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए देश ही परिवार है, जबकि जो दूसरी पार्टियां हैं वो अपने घर को भरने में ज्यादा जो है वो काम करती हैं। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था उनके बयान का, और फैमिली
क्या कुछ कर रही है क्या नहीं कर रही है उसका उनको जो है मतलब यानी फैमिली पर ज्यादा जोर है, राज्य का और बाकी दूसरे डेवलपमेंट का काम नहीं है। मेरा सवाल यह है कि भाई इस तरह के जो इल्जामात हैं वो तो पहले प्राइम मिनिस्टर पर भी लगते थे, जो पहले होते थे, या चीफ मिनिस्टर या सब पर लगते हैं, मगर मुद्दों को हथिया लेना या मुद्दों के ऊपर कब्जा कर लेना, और शायद मीडिया का उसमें बड़ा रोल रहता है। अब तो डिजिटल भी हो गया, सोशल मीडिया भी आ गई, ट्विटर, फेसबुक, तमाम तरह के हैं माध्यम हैं, मगर मीडिया का भी बड़ा रोल है। आपको क्या लगता है कि विपक्ष जो है इसलिए कमजोर पड़ जाता है क्योंकि मीडिया भी उसका साथ उस अंदाज में नहीं देती, या उस लहजे में नहीं देती, या उस मजबूती के साथ उसके साथ खड़ी नहीं होती जिसकी उसको जरूरत है? बिल्कुल, बड़े वाजिब से सवाल किए आपने जी, और इसके लिए आपको बड़ा धन्यवाद। एक पहले परिवारवाद से बात शुरू करते हैं, और राजनीतिक दलों का परिवारवाद। संविधान के किस पन्ने? वैसे जो बीजेपी के नेता सपोर्टर बैठे हैं इनसे मैं क्या डिबेट करूं, लेकिन ये सवाल मेरा आपसे जी। उनको तो रट तोते की तरह पढ़ा के भेज दिया गया। संविधान के किस पन्ने पे लिखा है कि एक राजनीतिक दल एक परिवार का व्यक्ति या एक दल बना के वो दल नहीं चला सकता? किस पन्ने पे लिखा? क्या यह गैर संवैधानिक है? क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है? और अगर है तो क्या खतरा पैदा किया? क्या हुआ पता है? इस देश के तमाम सारे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक या गरीब गुब्बा के बेटे, नौजवान, जो राजनीति तो पहले जमींदार साहब के यहाँ की वो हुआ करती थी, उनकी चौखट की, बस, और कौन राजनीति करता था? जब देश के तमाम सारे पिछड़ों के बेटों ने, दलितों के बेटों ने अपने राजनीति में कूदे और कूद के वो अपने दल बनाए, दल बना के अपने समाज के लोगों को सशक्त बनाने का काम किया, तो इस आरएसएस और संघी लोगों को पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि इसमें पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को इनके अधिकार मिलने लगे, वो एम्पावरमेंट उनका होने लगा, शिक्षा में और नौकरियों में, हर जगह पे उनका स्पेस बढ़ता गया। इससे इनको तकलीफ हो गई, बस इतनी सी बात है, दूसरा कौन सी बात। और अगर ये सब कुछ गैर संवैधानिक है तो नरेंद्र मोदी जी कर क्या रहे थे 10 साल तक? व्हाट आर डूइंग? क्या कर रहे थे मोदी जी? आपको क्या समझ नहीं आया 10 साल में? और नरेंद्र मोदी घिसा पिटा डाला परिवारवाद का मार के, आपको मॉलेज नहीं मिलेगा। गांव में कहानी दूसरी चल रही है, परेशान मत होना, 5 किलो राशन भी नहीं आपका चलने वाला है इस बार। और सबसे बड़ी बात, जो गाली देते हो परिवार को, उसके लिए मैं एक प्रेयर करना चाहता हूं आपके चैनल पे, इसको काट के डाल। मैं आंख बंद करके हाथ जोड़ के भगवान श्री राम को स्मरण करके, चूंकि हिंदू जन्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, तो मैं कर सकता हूं, और इसको आपको सुनना पड़ेगा। हाथ जोड़ के मैं ईश्वर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव शंकर और माता दुर्गा, सबको साक्षी मान के मैं प्रे करता हूं कि जिस व्यक्ति को इस देश के परिवार से दिक्कत हो, ईश्वर उसको योगी और मोदी बना दे। एक अपना घर छोड़ दे, एक अपना परिवार छोड़ दे। अगर वो नहीं छोड़ते तो कृपया करके ईश्वर उनको कुछ थोड़ा सा देख सुन लो, क्योंकि वो अब इसी लायक बचे हैं, क्योंकि वो गाली दे रहे हैं इस देश की सबसे सकारात्मक इकाई पे, इसलिए इनका हिसाब किताब होना तय है। मैंने प्रेयर कर दी, ठीक है, आंख बंद जी, मैं आपके पास आता हूं। जी, ये बात स्पष्ट जान लो, जिसके बीवी बच्चे हैं भाजपा वालों, जवाब देंगे आपकी बात का, मेरी दुआओं का पवन जी मैं पहले आपके पास पहुंचेगा। देखिए, मैं जिक्र करूंगा प्राइम मिनिस्टर के बयान का, आज का ही, तेलंगाना में थे, वापस वही बताऊंगा। और आज वो ये कह रहे थे, एक नई बात उन्होंने कही कि मतलब बिना नाम लिए, और जाहिर तौर पर इशारे पर कौन है या किसकी तरफ इशारा है या निशाने पर कौन है वो अच्छे से जानते हैं आप, कांग्रेस की तरफ इशारा था। वो कहता है 50 साल से कम उम्र वालों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता उस पार्टी में, और 80-85 लोगों को के साल की जो उम्र के लोग, यानी 85 साल तक की जो उम्र के लोग हैं, मेरा ख्याल के खड़गे साहब की तरफ इशारा होगा, हालांकि 85 के शायद वो नहीं हुए अभी, उनको मौका दे दिया जाता है। और नौजवानों को, 50-55 साल के लोगों को इसलिए मौका नहीं दिया जाता कि कहीं वो ओवरटेक ना कर लें। ओवरटेक किसको ना कर लें? राहुल गांधी को ना कर लें। तो मतलब जो है वो एक तरीके से, क्या लगता है आपको, ये सवाल लोग पूछते हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर इस बात को बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए, राहुल गांधी को बचाने के लिए, 2014 में फेल होने के बावजूद, 2019 में फेल होने के बावजूद, 2024 में फिर उनको ही आगे रखा जा रहा है। नहीं, देखिए, तो मोदी जी का फलसफा है। मोदी जी तो अपने आप को खुद ही प्रूव कर दिए हैं कि अभी जहां पे बहुमत मिली, हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कारण मिली, उनको हटा दिया। जो भी सीनियर लीडर हो रहा है उनको हटाते जाओ, ताकि मोदी और अमित शाह जी के सामने कोई आ ना पाए, कोई इतना बड़ा कभी ना बन पाए किसका, इसलिए नए नए लोगों को मौका देते जा रही है। तो खुद अपनी बात कर रहे हैं वो। अब अभी यही खड़गे जी जब तक नहीं बने थे, राहुल बाबा के अलावा, अब राहुल गांधी के अलावा हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए जब खड़गे जी को बना लिए, तब उसमें भी बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना बस है,
करना कुछ नहीं है। अब मुझे अब पूरा विश्वास इस देश की जनता पर, उसको सब आकलन अपने को, इनकी बातों का खुद ही आकलन करेगी, आकलन करके खुद ही निर्णय ले लेगी। इनका क्या हो गया है, आज आप अगर आज की बात करोगे, अभी जो आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बोले थे, आप आज की बात करोगे तो 1876 में चले जाएंगे। पहले क्या होता था कि प्रश्न का उत्तर उत्तर होता था, इन्होंने परिपाटी को चेंज कर दी, ये प्रश्न का उत्तर प्रश्न करते हैं, उत्तर नहीं देंगे, उस प्रश्न का उत्तर प्रश्न करेंगे। और दूसरा क्या होता था, हमेशा सवाल सत्ता से किया जाता है, इन्होंने उस परिपाटी को भी चेंज कर दिया, ये सवाल विपक्ष से करते हैं। अरे राहुल गांधी ने तो अपने आप को प्रूव कर दिया, और जिस दिन राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा उस दिन हम राहुल गांधी से प्रश्न करेंगे, उस दिन देखिएगा कैसे काम करता है वो। लेकिन इनको डर है, आज तो सत्ता में मोदी जी है ना, मोदी जी ने बड़ी बड़ी बतौलेबाजी करके आई थी ना, तो आज तो मोदी जी से हमारा अधिकार है, इस देश की हर जनता का अधिकार है कि आप काम करो, आप उनसे, लेकिन उसका जवाब नहीं देंगे आप। अभी भारतीय जनता पार्टी जो जो जवाब दिया, दूसरी वही, जो कैसेट इनका एक डिबेट में चालू होता है, हर कैसेट में वही डिबेट चालू रहता है। अरे भैया जवाब दो ना कि उस रैली में जो बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दे उठाए थे, उन मुद्दों को आपने कैप्चर क्यों नहीं किया? आपने किसान को अगर परिवार माना होता तो किसान के मुद्दे को कैप्चर करते, आप अगर युवाओं को अपना परिवार माना होता तो युवाओं के मुद्दे को परिचय करते, अगर आप इस देश की जनता जो महंगाई से तरस है उसको अपना परिवार मानते तो उस महंगाई के मुद्दे को कैप्चर करते। लेकिन आपने कोई भी मुद्दे को कैप्चर नहीं किया, बस मैं, मेरी पार्टी, मेरा कार्यकर्ता, उसी को आप परिवार मानते, उसके अलावा मैं, मेरा पार्टी, मेरा भाजपा का कार्यकर्ता सुदृढ़ होता जाए, भाजपा का कार्यकर्ता मजबूत होता जाए, भाजपा के कार्यालय 500-500 करोड़ के बनते जाए, आपने उन्हीं मुद्दों को पकड़ा है। एक मुद्दे, बाकी मुद्दे भी उस रैली में उठाए गए थे, उन मुद्दे की डिस्कस क्यों नहीं कर रहे, उन मुद्दे का रोना मोदी जी क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं बता रहे कि हाँ हम नहीं कर पाए, चलो इस बार नहीं किया, अगली बार करेंगे, कुछ तो बोले। लेकिन उससे संबंधित कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन अभी मान के चलिए, मैं तो अभी चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, अगर मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की जादूगरी, इनको अपनी नीतियों पर इतना विश्वास है तो मत पद से चुनाव करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस देश में ईवीएम का इजाद किया उस देश में ईवीएम को बंद कर दिया, और अब ईवीएम भले बहुत अच्छी है, ईवीएम के ऊपर जब प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं तो अगर इतनी बड़ी इनके कार्यशैली, इतना बड़ा इनका जनाधार, इतना बड़ा 400 पार 500 पार कर रहे हैं, तो मत पद से चुनाव करा के देख लें, दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए तो कहिएगा। अरे साहब, मत पद जो है आप कह रहे हैं बैलेट पर वो हुए थे, अभी देखा था सबने, चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शन, उसमें क्या कुछ हुआ, वहां पर भी जो है वो धांधली होगी, तो धांधली तो कहीं भी हो सकती है। देखिए, मैंने एक दिन बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहा था, मैं आज वापस इस बात को कह रहा हूं, ईवीएम का खेल कतई नहीं है। बात यह है कि बीजेपी जो कहती है या बीजेपी के लीडर्स जो बोलते हैं, अच्छा, आप जो मेरी एक बात वो बात लोगों की, बस एक मिनट सुन लीजिए, वो बात लोगों की समझ में आ रही है, वो अपना मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं, इसीलिए वोट उनको मिलते हैं। जिस दिन आपकी बात पब्लिक समझने लगेगी अच्छे से, जिस दिन आपको बात कहनी आ जाएगी अच्छे से, हालांकि बात कही जा रही है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, दूसरे लीडर्स भी कह रहे हैं, मगर शायद वो कन्वे नहीं हो पा रही है, मगर शायद जो मीडिया है वो आपका साथ उस तरीके से नहीं देता, इसीलिए वो मैसेज नहीं पहुंच पाता, इसीलिए जो है वो ठीकरा फोड़ दिया जाता है ईवीएम के सर पर, जबकि वैसा कुछ भी नहीं है। लोग वोट देते हैं, इसीलिए बीजेपी जीत रही है। आप इस बात को जो है मतलब यकीनी बना लीजिए, इस बात पर यकीन कीजिए। मेरा ख्याल कि वो ईवीएम को कोसने से कोई फायदा नहीं होगा। और 2014 के जब इलेक्शन हुए थे तो पूरा सिस्टम तो उस वक्त कांग्रेस के हाथ में था, बीजेपी के हाथ में थोड़ा ही था, पूरा सिस्टम तो कांग्रेस के हाथ में था, तो इसका मतलब जो है वो कांग्रेस का भी फेलियर था। आखिरी जो है वो क्या कुछ आपके कमेंट्स रहेंगे राकेश पोद्दार जी, क्या कुछ फाइनल कमेंट्स है आपके, चूंकि वक्त की कमी है। ये जो चल रहा है, ये मुद्दा जो चल रहा है, ये जाहिर तौर पर त्रिपाठी जी कह चुके, प्रभात जी, कि भाई ये अगले 5-7 दिन में धुल जाएगा, जैसे ही आचार संहिता लगेगी तो नए मुद्दे आ जाएंगे, तो अभी तो बहुत सारी करवटें लेगा ये इलेक्शन जो है, मतलब इतना आसान नहीं है कि खाली इसी बात के ऊपर जो है इलेक्शन लड़ लिया जाए कि मोदी का परिवार, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई 2024 के जो इंतखाबात हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, वो असल मुद्दों पर बात हो पाएगी, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, किसानों पर, या महिलाओं के ऊपर कई सारे सूबों में अत्याचार होते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी अभी जो है दिसंबर में ही, तो उसके जो आंकड़े हैं वो बहुत मतलब परेशान करने वाले हैं। आपको क्या लगता है असल मुद्दों पर बात होनी चाहिए, या फिर यूं ही जज्बाती पॉलिटिक्स और जो है वो निजी हमले होते रहे, उससे बात नहीं बनेगी? नहीं खुर्शीद भाई, त्रिपाठी जी बिल्कुल ठीक बोले हैं। त्रिपाठी जी ने अपनी बातों को रखा, बहुत अच्छा तरीके से रखा, मैं इनकी बातों को स्वागत करता हूं। हमने तो विकास किया, 3 करोड़ लोगों का घर बनाया शहरी विकास के अंदर, 12 करोड़ शौचालय बनाया, 370 जैसे मुद्दे खत्म किए, 3 तलाक जैसे मुद्दे खत्म किए, 12 करोड़ लोगों का स्कूल में शौचालय बनाने का काम किया, 35 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाने का काम किया, विश्वकर्मा योजना लाया, बहुत सारे काम किए। हम अपने काम पे ही, विकास के नाम पे ही जनता के बीच में जाएंगे। और रही बात दूसरी बात, राहुल गांधी जी कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी को
अपनी पुरानी दुकान पे पुराना ही माल बार बार बेचना चाहते हैं, इसीलिए जनता इनको नकार रही है। और ठीक है सर, एक मिनट भाई साहब, मेरा समय मिला और सुनिए। और तेलंगाना के सीएम, नए नवनियुक्त तेलंगाना के सीएम बिहार के लोगों को कहा डीएनए कैसा है। इनके साथी कहते हैं उत्तर भारत दक्षिण भारत को अलग किया जाए। उत्तर भारत के लोग हमारे तमिलनाडु में आते हैं, शौचालय साफ करने का काम करते हैं। भैया हम नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं, जनता इसीलिए आपको नकार रही है और इनको डर लगता है मीडिया से। मीडिया ठीक है। प्रभात जी कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि सर वक्त की कमी है। प्रभात जी फाइनल कमेंट्स क्या होंगे आपके? हाँ नहीं, मेरा तो एक कमेंट है खुर्शीद साहब जी, कि मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि देश की आजादी के बाद जो गांधी परिवार चल रहा था उसको काउंटडाउन करने के लिए अब मोदी परिवार आ गया इस देश के अंदर। अच्छा ठीक है, मुझे तो ये लगता है। पवन पटेल जी क्या फाइनल कमेंट्स रहेंगे सर आपके? नहीं, बस फाइनल कमेंट यही रहेंगे कि ये डिबेट में बैठकर तो बोलते हैं कि हम डेवलपमेंट विकासमेंट की बात करते हैं, लेकिन चुनावी मुद्दे नहीं जाते। चुनाव में नए नए मुद्दे ऐसे खोजे जाते हैं जो धर्म के आधारित हो, समाज को बांटने वाले हों। मैं तो कहता हूं विकास के मुद्दे पे बात लड़िए। आपने जो वादे किए थे उन वादों पे चुनाव लड़िए, उन वादों पे बहस करिए। उन वादों पे कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता बहस नहीं करेंगे। 522 मुद्दे थे 2014 में जो हमने काम किया, 99% काम किया। 225 वादे। अरे कैसा काम किया आदरणीय। ठीक है, मेरा ख्याल है कि अब ये बहस का वक्त नहीं है, फिर किसी दिन फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन पटेल जी आपका, राकेश पोद्दार जी आपका, मनोज यादव जी चले गए शायद, और प्रभात त्रिपाठी जी आपका भी। तमाम मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम नाजरीन का भी जो इस प्रोग्राम को देख रहे थे। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।